सीमांचल न्याय यात्रा के साथ ही बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो गई है। और असदुद्दीन ओवैसी तो कहते भी हैं कि वो ऐसी लैला हैं जिसके कई मजनू हैं। वो लैला कैसे हैं, मजनू कौन कौन हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस ने भी दमदार दावेदारी पेश कर दी है और अपनी शक्तिशाली, जो सबसे पावरफुल कमेटी मानी जाती है, यानी कि CWC यानी कि वर्किंग कमेटी जो है, उसकी मीटिंग आज पटना में की। मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर राहुल गांधी तक तमाम जितने भी बड़े नेता थे उस मीटिंग में पेश हुए। उन्होंने अपनी रणनीति बनाई और जो कांग्रेस को आत्मनिर्भर बनाने की, जो कभी बैसाखियों पर हर राज्य में लगभग नज़र आती है, तो खासकर बिहार में बैसाखी जो है उससे हटे, उसको लेकर भी एक बड़ा मैसेज उन्होंने तेजस्वी यादव को दे दिया है। नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा और आज कड़क की बत कही में मैं आपको इस सारे एंगल बताऊंगा कि किस तरह से ओवैसी लैला बने हुए नजर आ रहे हैं और किस तरह से राहुल ने कांग्रेस को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बिहार में दमदारी से अपनी धमक तेजस्वी यादव को दिखा दी है। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि सीमांचल न्याय यात्रा ओवैसी ने शुरू किया, उसका कितना प्रभाव पड़ेगा उसको मैं बताता हूं, और किस तरह से राहुल का जो चैलेंज है तेजस्वी के लिए महागठबंधन में कितना उसका असर पड़ेगा, कितनी मजबूती से वो चुनाव लड़ेगा, फिर उसके बाद मैं उस पर आता हूं। क्योंकि सीमांचल न्याय यात्रा किशनगंज से शुरू हुई है और आज भी 100 किलोमीटर ये यात्रा हुई और करीब 9 जगहों पर, 9 स्थानों पर ओवैसी ने संबोधन किया, यानी कि सभाओं को संबोधित किया। 4 दिन की ये यात्रा, यानी कि 4 दिवसीय यात्रा रहेगी, जो अररिया, कटिहार और पूर्णिया में भी जाएगी। यानी कि जो सीमांचल का क्षेत्र है, जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र माना जाता है, और इसमें भी हमेशा आरोप ये लगाए गए कि सबसे बड़ी जो SIR चल रही है वहाँ पर उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि किस तरह से वहाँ पर डेमोग्राफी चेंज हुई है, उस नाते वो जो ध्रुवीकरण है वो उस एरिया में ज़्यादा दिखाई देता है। और शायद पिछली बार का रिजल्ट आप ना भूले हो तो किस तरह से ओवैसी ने अपनी वहाँ पर दमदार उपस्थिति दिखाकर सभी को चौंका दिया था। लेकिन ओवैसी साहब इस बार साफ तौर पर कह रहे हैं, हर जो आज उन्होंने यात्रा शुरू की उसमें वो 6 सीटें मांग रहे हैं सीमांचल की, और मांग भी रहे हैं तेजस्वी से, साफ तौर पर मांग रहे हैं। अपने समर्थकों को वो मैसेज दे रहे हैं कि वो 6 सीटें महागठबंधन के साथ उनको 6 सीटें मिले। वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो अलग चुनाव लड़ना नहीं चाहते। वो हर मैसेज में तेजस्वी यादव को ये कह रहे हैं कि उन्हें 6 सीटें दे दें, जिससे महागठबंधन मजबूत होगा और वो पूरा फायदा, और केवल वो सीमांचल में नहीं, फिर उसका फायदा मिलेगा। जो वोट छिटक कर दूर जा सकता है, वो ओवैसी के पाले में जा सकता है, वो महागठबंधन के खाते में आएगा। लेकिन राजनीति ऐसे नहीं होती। तेजस्वी भी इस बात को समझते हैं कि अगर थोड़ा सा भी मौका दे दिया तो फिर जो वो सरताज बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनकी रणनीति है, उसमें पलीता लग सकता है। और यही कारण है कि तेजस्वी उनकी इस मांग को नज़रअंदाज कर रहे हैं और वो तंज भी कस रहे हैं। उन्होंने कहा कि केवल 6 सीटें क्यों, पूरे बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़े ओवैसी साहब। तो ओवैसी साहब को भी ये मैसेज चला गया है, तो वो भी ये कह रहे हैं कि देखो, जो तुम फैसला लेना चाहते हो वो ले लो, लेकिन बाद में ये मत कहना कि मम्मी पापा मेरा बेटा बैट और बॉल लेकर भाग गया। यानी कि किस तरह से पलटवार, तंज कसते हुए, पलटवार करते हुए ओवैसी साहब दिखाई दे रहे हैं। वो बख्शने के बिल्कुल मूड में नहीं है। उनका भी साफ कहना है कि वो अपनी शर्तों पर चुनाव लड़ेंगे। अगर 6 सीट देते हैं तो ठीक है, नहीं तो अकेले दम पर लड़ेंगे। हालांकि दोनों ही तू डाल में पात का किस्सा सामने दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब भी आरोप ये लगता है कि जब ओवैसी चुनाव लड़ने किसी भी राज्य में जाते हैं तो उन्हें बीजेपी की बी टीम बताया जाता है। तो उसका भी उन्होंने उन सवालों का जवाब देते हुए साफ तौर पर कहा कि बी टीम कौन है ये जनता तय करे, क्योंकि वो तो खुलेआम उनके प्रदेश अध्यक्ष ने तेजस्वी यादव को खत लिखकर साफ तौर पर कहा कि हम तो 6 सीट लड़ना चाहते हैं, मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो उनकी इस मांग को कौन नहीं मान रहा, उन्हें अकेले लड़ने के लिए कौन मजबूर कर रहा है, और जब अकेले लड़ेंगे तो किसका नुकसान होगा और किसको फायदा होगा, तो बीजेपी की बी टीम कौन, ये ओवैसी साहब सीधा सवाल उछाल रहे हैं जनता की तरफ कि वो उसका जवाब खुद ढूंढे कि बीजेपी की बी टीम कौन है, उन्हें अकेले लड़ने के लिए मजबूर कौन कर रहा है। हालांकि ये साफ ओवैसी साहब ने कर दिया है कि अगर कुछ हो जाए तो बाद में वो ना कहें कि मम्मी पापा मेरा बेटा तो बैट और बॉल लेकर भाग गया। और बी टीम कौन है, क्योंकि नज़ारा अगर आप देखेंगे ओवैसी साहब का, जब वो एयरपोर्ट पहुँचे तो नारे पता क्या लगे, नारे लगे
उनके सम्मान में जब उनके समर्थक उनको लेने रिसीव करने पहुँचे कि देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर आया। और इसमें कोई कह सकते हैं कोई वानगी मतलब इस तरह का कोई गलत फहमी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पिछला चुनाव का रिजल्ट सबने देखा कि जो महागठबंधन को सबसे बड़ा नुकसान सीमांचल में किसी ने किया तो ओवैसी साहब थे। हालांकि इसमें फिर प्रशांत किशोर का भी फैक्टर आएगा जब चुनाव आएंगे, क्योंकि जो सियासी तपिश है ना, अब बिहार उसकी चपेट में आ गया। और जब सियासी तपिश जिस राज्य में होती है तो कई सारे एंगल निकलते हैं। तो ओवैसी एक बड़ा एंगल है, जो मैंने पहले भी कहा, बड़ी लैला है जिसके कई सारे मजनू। और इस बात को राहुल गांधी भी बखूबी समझ रहे होंगे कि अगर वोट खिसकता है तो उसका कितना बड़ा नुकसान होगा। लेकिन अभी फिलहाल राहुल गांधी का जो पूरा जोर है वो है कि सबसे ज़्यादा जो उनकी सीटों की मांग है कि पिछली बार से सबसे ज़्यादा सीटें अगर आरजेडी के बाद गठबंधन में किसी को मिले तो वो कांग्रेस को मिले, और कांग्रेस अपनी शर्तों पर चुनाव लड़े। अपनी शर्तों पर कब लड़ेगी? जब कांग्रेस बैसाखी के सहारे नहीं रहेगी, यानी कि आत्मनिर्भर कांग्रेस बनेगी। क्योंकि बिहार में कांग्रेस आत्मनिर्भर नहीं है, वो आरजेडी की बैसाखियों पर है और ये सबको पता है। और शायद यही कारण था कि वो एक बड़ा मैसेज देने के लिए उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा निकाली। वोटर अधिकार यात्रा में उन्होंने कैसे तेजस्वी को साइडलाइन किया, नज़रअंदाज किया, कि बार बार तेजस्वी ने खुद कहा कि वो सीएम कैंडिडेट हैं, लेकिन उस पर उन्होंने मोहर नहीं लगाई। यानी कि मैसेज था कि वो तेजस्वी पर किस तरह से प्रेशर टैक्टिक की बात दिखाई करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो वो एक बड़ा मैसेज था और शायद यही कारण था कि तेजस्वी भी अपनी अलग यात्रा लेकर निकल पड़े कि नहीं भाई, जो भी हो मैं सीएम कैंडिडेट हूँ और ये कांग्रेस को मानना पड़ेगा। लेकिन उससे भी 2 कदम आगे बढ़कर आज इन्होंने पटना में CWC की मीटिंग की और साफ तौर पर दिखा दिया कि सियासी तपिश जो बिहार में है उसके बड़े खिलाड़ी राहुल गांधी खुद बनना चाहते हैं। यानी कि बड़ा सवाल ये होता है कि अगर सब एक दूसरे पर प्रेशर बनाते रहे तो फिर क्या होता है। एक तो कहावत आपने सुनी होगी कि शादी में बेगाना कौन, यानी कि अब्दुल्ला दीवाना, कौन सी मैं कहावत उसकी भूल रहा हूँ कि बेगाना दूल्हा है, कौन सी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मेरे सहयोगी मुझे बता रहे हैं कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। लेकिन एक और कहावत है जो मैं आपको बता देता हूँ कि शादी में अगर फूफा नाराज़ ना हो ना तो शादी का मज़ा नहीं आता। और जो ये महागठबंधन की जो शादी दिखाई दे रही है ना, जो करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि बेमेल लोग बताते हैं, अपोजिशन खासतौर पर बीजेपी के कई नेता तो तंज भी कसते हैं कि बेमेल शादी है, महागठबंधन बेमेल है। और शायद यही कारण है कि एक नहीं कई सारे फूफा, जब बिहार चुनाव और नज़दीक आएगा तो कई सारे नाराज़ फूफा इसमें नजर आएंगे। तो फूफा पहले फूफा कौन बनेगा, अभी तो आरजेडी और कांग्रेस में उसको लेकर चल रही है। लेकिन फिलहाल CWC मीटिंग करने के बाद राहुल ने सीधा दलित और ओवैसी गठबंधन पर फोकस किया। और यही कारण है कि जो वोट चोरी का अभियान वो चला रहे हैं, वो अब उन्होंने जोड़ दिया है कि दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, कमज़ोर, जो गरीब हैं, अगर उनका वोट कटेगा तो जो उनको सब्सिडी मिलती है, यानी कि जो राशन उनको मिलता है, जो पेंशन उनको मिलती है, जो दवाई उनको मिलती है, यानी कि जो लोक कल्याणकारी योजना है उसकी भी चोरी होगी। यानी कि वोट कट जाएगा, आपका वोट नहीं होगा तो आपको ये सारी योजनाएं जो सरकार की तरफ से मिलती हैं, जो गरीबों के नाते, पिछड़ों के नाते, दलितों के नाते मिलती हैं, वो भी नहीं मिलेंगी। लेकिन इसका एक दूसरा बड़ा पहलू है जो बीजेपी सवाल उठा रही है कि अगर वोट चोरी जो सच में अपोजिशन कर रहा है घुसपैठियों के नाम पर, अगर उनको हटा देंगे तो जो राशन थोड़ा मिलता है वो राशन ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि जो भारत के नागरिक हैं, जो भारत के सही रियल में नागरिक हैं, उनकी जगह उनका जो घुसपैठिए आते हैं, जो जिहादी तत्व के लोग आते हैं, उनका राशन कार्ड बनवा दिया जाता है। तो जो अपने भारत के नागरिकों का, जो गरीबों का हक है, वो घुसपैठिए ले जाते हैं। तो वो बंटवारा नहीं होना चाहिए। और ऐसे में SIR बेहद ज़रूरी है कि जो भारत के नागरिक है केवल उनका वोट हो, जो सच में गरीब हैं, जिनको फ़ायदा मिलना चाहिए उनका होना चाहिए। लेकिन अगर घुसपैठियों को फ़ायदा मिलेगा तो नुकसान किसका? जो अपोजिशन, जो कांग्रेस या राहुल गांधी जिस बात को उठा रहे हैं वो तो बेईमानी साबित होगी, क्योंकि घुसपैठी उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो ऐसे में SIR बेहद ज़रूरी है। और हालांकि कांग्रेस ने इससे पहले नौकरी दो, पलायन रोको, एक बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा उठाया और ये भी आरोप लगाया कि 15% से ज़्यादा बेरोजगारी दर बिहार में। तो उसके जवाब में भी बीजेपी वाले अपने अलग अलग आंकड़े पेश करते हैं कि तमाम तरह की योजना बताते हैं कि जहाँ जहाँ उनको रोज़गार मिला। और लेकिन अभी तक की जो समझ में रणनीति आई है वो ये है कि तेलंगाना की तर्ज पर बिहार फतेह करना चाहती है कांग्रेस। तेलंगाना की तर्ज पर क्यों? क्योंकि तेलंगाना में भी
कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई थी जस्ट चुनाव से पहले, जैसे बिहार में आज बुलाई गई है, बिहार चुनाव से पहले। हालांकि इस पर भी बीजेपी नेता सैयद शहनवाज हुसैन सीधा सीधा तंज कसते हैं कि ये बिहार चुनाव की वजह से उनको याद आ रही है। बिहार चुनाव की वजह से ये हो रहा है क्योंकि 2023 में सेम हैदराबाद में ही किया, लेकिन अब पटना में किया, तो बीजेपी भी हमलावर हो गई है। रविशंकर प्रसाद कहते हैं कि 85 साल के बाद क्यों उनको ये याद आई, जंगल राज जब था लालू के समय में, लालू यादव के समय में, तब उन्होंने ये मीटिंग क्यों नहीं की, अभी ये क्यों मीटिंग कर रहे हैं? क्या बिहार को इतना कमज़ोर समझते हैं? 85 साल से कोई मीटिंग उन्होंने नहीं की, अब सत्ता में आना है, सत्ता की भूख है, तो इस वजह से यहाँ पर मीटिंग हो रही है। लेकिन ये बड़े फैक्टर हैं जो मैंने आपको बताया। ओवैसी का फैक्टर क्या, राहुल गांधी ये चाहेंगे कि ओवैसी अलग चुनाव लड़े, क्योंकि तेजस्वी ने तो कह दिया कि वो 6 सीट पर नहीं 243 पर लड़े। तो ओवैसी भी साफ तौर पर ये मैसेज दे रहे हैं कि अगर उनकी मांग नहीं मानी तो फिर मजबूरी में उनको जाना पड़ेगा, लेकिन पहली प्राथमिकता उनकी महागठबंधन को लेकर है। तो राहुल गांधी को ये भी ध्यान में रखना होगा कि वो कांग्रेस को तो आत्मनिर्भर बना रहे हैं, लेकिन कहीं जो महागठबंधन है अपने आत्मनिर्भर बनाने के चक्कर में महागठबंधन में टूट फूट ना हो जाए और सब अलग अलग होकर अगर चुनाव लड़ेंगे तो आत्मनिर्भर कांग्रेस जो बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं वो और धरातल में यानी कि रसातल में चली जाएगी। तो ये बड़े जो फैक्टर हैं ये सारी जो कैलकुलेशन है, जो फैक्टर हैं, वो सबको याद में रख कर ही इस महागठबंधन को चलना पड़ेगा। नहीं तो हर गठबंधन का साथी तू डाल डाल में पात पात वाला खेल खेल रहा है। और यही अगर तुलना आप एनडीए के साथ करेंगे तो एनडीए में हालांकि चिराग पासवान के शुरू में थोड़े अलग थे, लेकिन बाद में जब उनको समझाया गया तो वो उस रास्ते पर लौट आए हैं। तो वो उस तरह की जो बेमेल कहानी है या जो अलग अलग चीज़ें जो महागठबंधन के बारे में आ रही हैं वो एनडीए के बारे में नहीं आ रही। तो इससे भी सबक लेने की ज़रूरत है। और अगर यही हाल रहा तो सियासी तपिश में कहीं ये महागठबंधन झुलस ना जाए, इसका ध्यान रखना पड़ेगा।